डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के लेसन लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम में आपको ऑस्मोसिस और पराशर की क्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि ऑस्मोसिस है क्या। ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमने एक किशमिश ली और इस किशमिश को एक प्याली में कुछ मात्रा में भरे हुए पानी में डाल दिया। ये पानी है और ये किशमिश है। यदि हम इसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि किशमिश धीरे धीरे फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो शर्करा का गाढ़ा घोल है, जबकि इस किशमिश के बाहर पानी है जो कि डाइल्यूट है, पतला है। तो किशमिश के अंदर जो शुगर का शर्करा का गाढ़ा घोल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है अपेक्षा पानी की। तो पानी जो कम सांद्रता का है, लोअर कंसंट्रेशन का है, ये अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर मूव करने लगता है, गति करने लगता है, जिससे किशमिश के अंदर भरे हुए शर्करा के गाढ़े घोल की मात्रा बढ़ने लगती है और शर्करा का घोल किशमिश की दीवार पर, वॉल पर एक दबाव डालता है, जिससे किशमिश फूल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर किशमिश की जो दीवार है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम कर रही है। तो ऑस्मोसिस एक प्रकार की विषण क्रिया है जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो हम कह सकते हैं, जब कम सांद्रता वाले घोल मतलब सॉल्यूशन के अणु या आयंस अर्ध पारगम्य झिल्ली या कला से होते हुए अधिक सांद्रता वाली घोल के अणु या आयंस की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के होने वाली डिफ्यूजन प्रोसेस या विषण क्रिया ही पराशरण कहलाती है। यह क्रिया एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन है उसके अणु या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं।
पराशर की क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1, एंडोऑस्मोसिस, या अंतः पराशर। डिस्टेंस, अंतः पराशरण का अर्थ है कि पराशरण की क्रिया का बाहर से अंदर की ओर होना। यह क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको किसमिस का एग्जाम्पल दिया था, तो ये एंडोऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करता है, अंतःपराशरण को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कि किसमिस को पानी में डालने पर किसमिस का फूल, ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल होगा। अब मैं आपको बाह्य पराशरण या एक्सोऑस्मोसिस के बारे में बता रहा हूं। कि बाह्य पराशरण की क्रिया क्या होती है। बाह्य पराशरण का अर्थ है कि पराशरण की क्रिया जब अंदर से बाहर की ओर हो, यह क्रिया अंदर से बाहर की ओर संपन्न होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि हम एक अंगूर लेते हैं। हमने ग्रेप अर्थात अंगूर लिया है और इस अंगूर को हमने शुगर के अर्थात शर्करा के गाढ़े घोल में रख दिया। ये शर्करा का गाढ़ा घोल है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है अपेक्षा अंगूर के अंदर उपस्थित शर्करा की घोल की। तो जब अंगूर के अंदर भरे हुए शर्करा के सॉल्यूशन की सांद्रता कम है और बाहर शर्करा का घोल भरा हुआ है उसकी सांद्रता ज्यादा है, तो यहाँ पर अंगूर की जो दीवार है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करने लगेगी और कम सांद्रता वाले घोल के अणु अंदर से बाहर की ओर आने लगेंगे। इस कारण अंगूर श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यह क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। जैसे कि अंगूर को शर्करा के गाढ़े घोल में रखने पर
अंगूर का सिकुड़ना। इस प्रकार से ये ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। अब मैं आपको विसरण के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि विसरण क्या होता है। विसरण का अर्थ है डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोसिस की क्रिया का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य कला की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं जब अधिक सांद्रता वाले घोल के अणु या आयन्स कम सांद्रता वाले घोल के अणु या आयन्स की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि आपने एक पॉट लिया, उस पॉट में बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं किया है। एक साइड में हमने शुगर अर्थात चीनी के क्रिस्टल्स रख दिए और दूसरी साइड में हमने पानी भरना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे देखते हैं कि चीनी के क्रिस्टल लुढ़कते हुए पानी की ओर मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जब हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करे विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मूल रोगों द्वारा जल अवशोषण की क्रिया अथवा वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पौधे की जड़ें पानी को कैसे अवशोषित करती हैं, इस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जैसे एक स्क्रीन पर एक पिक्चर साझा की है, ये टीएस ऑफ रूट है, जड़ की अनुप्रस्थ काट का मैंने एक डायग्राम शो किया है। इसमें ये आप देख रहे हैं जड़ की सबसे बाहरी परत है जिसे एपिब्लेमा कहते हैं, और इसकी कोशिकाओं से लगे हुए कुछ ये रूट हेयर्स अर्थात मूल रोम है। और ये मूल रोम किसके बीच फंसे हुए? सोइल पार्टिकल्स या मृदा कणों के बीच फंसे हुए। और एपिब्लेमा के बाद में जो इसी टाइप की एक और आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस यह वह लेयर होती है जो स्टीलर रीजन को घेरे रखती है। स्टीलर रीजन का मतलब है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू मौजूद हो अर्थात संवहन ऊतक मौजूद हो, उसको कहते हैं स्टीलर रीजन। इस स्टीलर रीजन में जो आप टॉप पार्ट देख रहे हैं ये पेरिसाइकिल है और ये हेक्सागोनल सेल्स, इसको हम जाइलम कहते हैं। और ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये रीजन फ्लोएम का है। तो वैस्कुलर टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों में सप्लाई करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल को प्लांट के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है।
बीच में एपिब्लेमा और एंडोडर्मिस के बीच में जो आप ये रीजन देख रहे हैं, ये रीजन कॉर्टेक्स है, जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं का बना हुआ है। ये अंडाकार है कोशिकाएं, इनके बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये इंटरसेल्युलर स्पेस है। तो पानी को रूट हेयर्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, रूट हेयर्स जैसे भी मैंने कहा है कि मैदा कणों अर्थात सोइल पार्टिकल्स के बीच में स्थित होते हैं। तो सोइल पार्टिकल्स और रूट हेयर्स के बीच में आपको जो डॉटेड ये जल कैपिलरी वाटर या केस का जल कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि रूट हेयर्स और सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में भरे हुए जल को केस का जल कहते हैं। और इसी केस का जल को ही रूट्स अपने रूट हेयर्स द्वारा ग्रहण करती हैं। रूट हेयर्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो साइटोप्लाज्म है, कोश का द्रव्य है, सेल ये गाढ़ा है। इसकी सांद्रता कैपिलरी वाटर या केस का जल की तुलना में काफी अधिक है। इसमें रूट हेयर की जो सेल वॉल है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अर्थात जल के अणु और एंडोऑस्मोसिस अंतःपराशरण की क्रिया के द्वारा बाहर से अंदर की ओर आने लगते हैं, अर्थात लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मूल रोम अर्थात रूट हेयर के अंदर जो सेल सेप भरा हुआ है, कोशिका रस भरा हुआ है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जब मात्रा बढ़ जाती है तो सेल टर्जिट हो जाती है, स्फीत हो जाती है। और जब सेल टर्जिट अर्थात फूल जाती है, इसके अंदर जो सेल सेप था उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। अपेक्षाकृत कॉर्टेक्स भाग की पड़ोस वाली कोशिका की अब फिर से एंडोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि इस कोशिका से जल सेल ए में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कोशिका रस भरा हुआ है उसकी सांद्रता ज्यादा है और एपिब्लेमा की कोशिका की सांद्रता कम है, क्योंकि इसके अंदर सेल सेप जो भरा हुआ है वो पतला हो चुका है। और ये एंडोऑस्मोसिस की क्रिया धीरे धीरे उत्तरोत्तर होती चली जाती है। तो जल सेल ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, इस प्रकार से धीरे धीरे फॉरवर्ड होने लगता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से कॉर्टेक्स रीजन से जल एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से जाइलम वाहिका में पहुंचता है। ये क्रिया कंटिन्यू होती है। देखिए, जब मूल रोम की कोशिका में से जल कॉर्टेक्स भाग की कोशिका में गया तो कॉर्टेक्स भाग की कोशिका स्फीत हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी और इसके अंदर भरा हुआ जो सेल सेप है वो पतला हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जबकि मूल रोम से जल जब पड़ोस वाली कोशिका में चला गया तो इसके सेल सेप की सांद्रता पुनः पूर्वावस्था में आ गई, अर्थात अधिक हो गई, तो यह पुनः जल को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर जल आगे बढ़ता हुआ जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता है और जाइलम वाहिकाओं से यह जल क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। तो यह सब अंतःपराशरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।